साउंड वाला बटन इसको दबा दें, हो गया। हाँ, साउंड वाले बटन हो जाता है। अब देखिए मोशन में अभी तक हमने जो बताया वो बताया टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन में आपको बता दिया स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। रेक्टिलिनियर और वन डायमेंशनल। इसमें जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या क्वेश्चन करोगे आगे तो 3 वर्ड्स सेम सेंस में यूज होते हैं। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। दूसरा स्ट्रेट लाइन मोशन, और तीसरा जो होगा ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें क्या फर्क है ये समझ लो बस, है सारी स्ट्रेट लाइन मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन बोथ आर सिनोनिम्स, एक दूसरे के लिए इसको यूज कर सकते हैं। बट ट्रांस और ये बात और ये दोनों जो हैं वो सिंगल पार्टिकल के लिए यूज होते हैं। सिंगल पार्टिकल, एक बॉडी जो इस तरीके की है कि जिसको हम बॉडी एज ए होल एक सिंगल बॉडी की तरह यूज कर सकें, वो आपकी बॉडी की जो मोशन है दैट इज विल कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन is a motion in which a body is consist of number of particles। एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स बनी हुई है और all particles are moving with the same and not changing the position in case of the motion। चलने में इसके पार्टिकल्स की जो पोजीशन है वो चेंज ना हो और बॉडी आगे की तरफ बढ़े तो ये ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। बहुत लिटिल बिट फर्क है थोड़ा सा कि देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन सिंगल पार्टिकल के लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन इज ए बॉडी विच इज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दे आर मूविंग ऑल टुगेदर एज ए बॉडी होल। जैसे बॉडी पूरी बॉडी एक है उस तरीके से चले तो फिर ये ट्रांसलेटरी मोशन यूज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन ऐसी हो सकती है कि जो सरफेस है आपका, सरफेस से स्टिक करके चले, चिपक के चले ऐसी। तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ वो यहां से एक डायरेक्शन में ही अपनी पोजीशन चेंज कर रही है ऐसी, तो ये कहलाएगी आपकी वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। और जब बॉडी ऐसी हो कि वो इधर को तो चली रही हो, ऐसे यहां तो पोजीशन चेंज कर ही रहो, इधर हाइट में भी चेंज कर रही हो, लाइक अपन ने एक कोई बॉल को फेंका तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी, यहां पहुंची तो देखो इतना डिस्टेंस यहां कवर हो गया और इस एक्सिस पर भी देखो वो यहां पहुंच गई, जब वो यहां पहुंची तो इधर यहां पहुंच गई, इधर पहुंच गई, इधर पहुंच गई। तो इसमें क्या हो रहा है, वो दोनों एक्सिस से एक्स और वाई एक्सिस दोनों से डिस्टेंस को कवर कर रही है, पोजीशन चेंज कर रही है। तो ऐसी बॉडी आपकी कहलाएगी क्या, टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है क्या नहीं। तीसरे तरीके की, ये स्ट्रेट लाइन मोशन में बात हो रही है, तीसरे तरीके की जो मोशन है इसमें स्ट्रेट लाइन में कि एक बॉडी यूं तो चल ही रही है जैसे पिछले बार चल रही है, वो यहां भी इस तरफ को खिसक रही है। मतलब पहले वो यहां थी, जैसे मान लो ये है ये पूरा यहां, एक और मान लो पहले यहां थी तो इस वाले एक्सिस से और इस वाले एक्सिस से इसकी एक डिस्टेंस निश्चित थी, इधर को आ गई, इससे भी बदल गई, इससे भी बदल गई, इधर भी बदल गई। यानी जब तीनों एक्सिस पे उसकी पोजीशन चेंज हो तो वो कहलाती है थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है, डायमेंशनल मोशन। ये आपकी थ्री डायमेंशनल मोशन होगी, ठीक है। तो अब अगर हम इन तीनों को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो हम ये कहेंगे मोशन इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए, बताने के लिए वो कहां पर है, तीनों एक्सिस से उसकी डिस्टेंस बताई जाती है।
मतलब अगर ये वाले से है, इस वाले एक्सिस से अगर एक्स एक्सिस मान ले, तो यहां से कितनी दूर है इस साइड पे, तो इससे कितनी दूर है और इधर से कितना है, तभी फिक्स हो पाएगा। नहीं अगर ये दोनों है तो इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती, इधर भी हो सकती। तो इस वाले एक्सिस पर भी जब, मतलब क्या है, तीनों एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसको जब अपन ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो कहलाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स और वाई, आपने 10th तो पढ़ा हुआ है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और जेड और इसमें कंपाइल कर दें तो इसका जो ओरिजिन, जो पोजीशन की डिस्क्रिप्शन है इन ज्योमेट्री, उसको हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ठीक है, तो अगर हम कहें कि व्हाट इज द वन डायमेंशनल मोशन, तो अपन कहेंगे मोशन इन विच द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ बॉडी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या है, ओनली वन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के साथ सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट या जेड कोऑर्डिनेट अकेला बदल रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और व्हेन टू कोऑर्डिनेट चेंजेस विद टाइम, ठीक है ना, टू कोऑर्डिनेट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम इज कॉल्ड टू डायमेंशनल। और थ्री डायमेंशन में क्या है कि when that all three coordinates changes with respect to time of a body, the body is said to be in three dimensional motion. Clear? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें वन डायमेंशनल मोशन के बारे में डिस्कशन करना है तो फिर हम सिर्फ ये बताएंगे कि वो उसकी इतनी डिस्टेंस कवर करी, उसमें डायरेक्शन नहीं होगी कि वाई में इतनी कर ली, एक्स में कितनी कर ली, जेड में कितनी कर ली। ये वन डायमेंशन या स्ट्रेट लाइन मोशन में ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, अब जब आप ये सारी चीजें समझ चुके, कितने तरीके की आपकी मोशन होती है, टाइप क्या है, टाइप के बाद फिर उसके बाद इनमें जो वन डायमेंशन टू डायमेंशन मोशन क्या है, इसके बारे में भी थोड़ी सी अब जानकारी ले चुके, तो अब अपन ये जो काइनेमेटिक्स वेरिएबल है उनके बारे में बात करते हैं। काइनेमेटिक्स वेरिएबल का मतलब है कि वो चीजें जो एक ऑब्जेक्ट चलती है तो उसमें कौन कौन सी चीजें चेंज होती हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके बारे में क्या फैक्ट्स हैं और कैसे वो चेंज होती हैं, उनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा प्रोसेस आपको क्या कहलाएगा, काइनेमेटिक्स कहलाएगा। क्लियर, समझ आ गई बात? तो अब अपन आगे बढ़ रहे हैं और उसमें कुछ टर्म्स की बात करते हैं। देखिए, एक बॉडी है यह, अगर ये बॉडी टाइम के साथ अपनी ये इसकी पोजीशन, अच्छा पोजीशन जो है ये कैसे डिसाइड हुई? पोजीशन और डिस्टेंस में फर्क है। पोजीशन इस बात पर डिपेंड होगी कि भाई हम कहां खड़े हैं, ऑब्जर्वर कहां है, देखने वाला कहां है। जैसे मान लीजिए अगर हम ये कहें कि ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, और एक जो बंदा खड़ा है वो यहां खड़ा है और अपने हाथ में क्या लिए, वॉच लिए। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है इस जगह पर, तो इसकी जो इनिशियल पोजीशन है वो ये कहलाएगी। पोजीशन का मतलब जहां वो रखी हुई है, रुकी हुई है। अब जैसे ही उसने चलना चालू हुई तो वो यहां पहुंच गई और पता लगा इसकी वॉच में 1 सेकंड हुआ। तो जब ये अपनी वॉच स्टार्ट करेगा तभी से टाइम कैलकुलेट होगा। यहां जब तक ये खड़ा हुआ है, इसने अपनी वॉच स्टार्ट नहीं की हुई है, तब तक टाइम 0 है। जैसे ही उसने स्टार्ट करी टाइम कैलकुलेट होना चालू हो जाएगा और इसकी पोजीशन, अब देखिए पोजीशन, पोजीशन क्या है, यहां से पोजीशन ली उसने, कितनी पोजीशन है, ये है इसकी पोजीशन, समझ गए? ऑब्जर्वर ने क्या देखा, कितने दूर है, वो पोजीशन। अब ये यहां मान लीजिए इस जगह पहुंच गई तो इसकी सेकंड पोजीशन हो गई है। अब मान लीजिए कि ये 2 मीटर है और ये जाके आपकी 6 मीटर हो गई, तो अब हम ये निकालें कि वो कितना चला, तो हम क्या करेंगे, इस पोजीशन में से उसकी इनिशियल पोजीशन को माइनस कर देंगे। तो इन दोनों का चेंज है वो ये पता लगेगा कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। समझ गए बात? तो हम डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को चेंज ऑफ पोजीशन बोलेंगे। क्लियर, समझ गए बात? तो अब हम टर्म की बात करें तो टर्म जो आपके काइनेमेटिक्स में है वो है नंबर 1 डिस्टेंस, और इसको लेंथ ऑफ पाथ भी कहते हैं। लेंथ ऑफ पाथ इन एनी डायरेक्शन,
अब डिस्टेंस की जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इस वर्ड को यूज करेंगे। तो आप डिस्टेंस पहले नोट डाउन करिए और डिस्टेंस में लिखिएगा द लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय a moving body in any direction। यहां लिखें विदाउट consideration of direction is called distance। अब डिस्टेंस जो है वो मीटर में, एमकेएस सिस्टम में बात करें तो मीटर में मेजर करते हैं। इट इज measured in meter। It is a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसमें विदाउट डायरेक्शन ले रहे हैं, डायरेक्शन का कोई कंसीडरेशन इसमें नहीं है। ठीक है, नॉर्मली इट इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन कैन बी written as change of position। change of position without direction, without consideration even of direction। the change of position of a moving body, distance in straight line can be written as the change of position of a moving body। स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन है, इसलिए चेंज ऑफ पोजीशन के फॉर्म में भी इसको कह सकते हैं। अब आप देखिए आगे कि मान लीजिए एक ये पॉइंट है, बॉडी यहां पर रखी है ये ए पर, और दूसरी बॉडी, दूसरा पॉइंट भी है। तो यहां से यहां तक जाने के जो पाथ हैं वो तो ए टू बी हो सकता है। दूसरा, अब ये ऐसे भी जा सकता है, यहां पर इस पाथ से भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो हर केस में देखो पोजीशन से फिक्स है, पोजीशन में कोई स्पेशल चेंज नहीं है, बट ऑब्जेक्ट इज गोइंग फ्रॉम हेयर टू देयर, हेयर टू देयर, हेयर टू देयर, और देन इट विल रीच एट द बी। सो द डिस्टेंस या लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ मींस द लेंथ ऑफ दिस लाइन इज नोन एज द डिस्टेंस। अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं तो यहां से चले जाएंगे, इधर जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, इधर जाना है तो ऐसे जा सकते हैं, और इससे जाना है तो इन सबकी जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ज्वाइनिंग लाइन, इसकी जो मेजरमेंट होगी, इसकी जो लेंथ होगी, वो डिस्टेंस कहलाएगी। क्लियर? इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। इट डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ द पाथ, चॉइस ऑफ द वे फ्रॉम वेयर यू विल गो, लाइक दिस। आपको यहां से घर जाना है, आप पहले महाराजा कॉम्प्लेक्स गए, टिक्की खाई, फिर उसके बाद इधर चले गए दसवें मंदिर, फिर आगे चले गए आपके जी ब्लॉक वगैरह में घूम घाम के ऐसे जाके फिर पहुंचे और आगे सामने वाले मकान में चले गए। आप डायरेक्ट भी जा सकते थे। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी? जो आप पूरा चक्कर लगा के आए वो आपकी डिस्टेंस है। ठीक है, वन डायमेंशन में अगर हम मान लें ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसको रेफरेंस पॉइंट कहेंगे, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को रेफरेंस पोजीशन। रेफरेंस पोजीशन से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ए पर रखी है और उसकी जो डिस्टेंस है वो x है, पोजीशन x है यहां से देखने पर, और जब वो बी पर गई तो हमने मान लिया इसका जो मेजरमेंट है वो x2 है, तो डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस आपकी होगी AB। और AB कैसे लिखेंगे? B2 में से
सॉरी x2 में से x1 माइनस कर देंगे, यानी क्या है, फाइनल पोजीशन से इनिशियल, पहले वाली जो स्टार्टिंग की होती है वो इनिशियल पोजीशन कहलाती है, तो इनिशियल पोजीशन माइनस कर देंगे। क्लियर, समझ आई बात। अभी हम फिलहाल स्केलर क्वांटिटी के बारे में, जो आपकी मोशन है उसमें दो तरीके की क्वांटिटी यूज होती है, एक है आपकी स्केलर क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो हम जो यूज कर रहे हैं अभी, जो पढ़ा रहे हैं, उसमें पहले सब स्केलर क्वांटिटीज कर देते हैं, फिर वेक्टर पे आते हैं। यानी कहने का मतलब हम आपको डिस्टेंस बता देते हैं, फिर स्पीड बता देते हैं, स्पीड के बाद जब डिस्प्लेसमेंट में आएंगे तो सारी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वगैरह बता देंगे, तो वो हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब नोट कर लो जरा, ये बच्चे ये कहते हैं, वहां से दीपू भी कर रहा है पीछे बैठा हुआ। अब नेक्स्ट है आपका स्पीड, दूसरा टर्म है स्पीड। स्पीड क्या होती है? स्पीड जो होती है वो होता है रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, या अपन ऐसा कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस, हाँ कह सकते हैं, बट उसको एग्जैक्ट कहने के लिए थोड़ा सा कुछ और करना पड़ेगा। अब जब अपन इतना चल गए तो एक दिमाग में बात आती है, वो ये है कि भाई डिस्टेंस किसी ने मान लीजिए 10 मीटर चली, या मान लीजिए वो 1 किलोमीटर चल के आई कोई ऑब्जेक्ट, तो अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये ठीक है इतना चल रही है, लेकिन पर सेकंड कितनी चली होगी, एक सेकंड में कितनी खिसकी होगी, उसको अपन क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो स्पीड, इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। समझना मैं क्या कह रहा हूं, इज नोन एज स्पीड ऑफ बॉडी, स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हम वेलोसिटी की भी यही डेफिनेशन लिख पाएंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज कॉल्ड क्या, वेलोसिटी। हमने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन कंसीडरेशन में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन क्या, स्पीड बोल रहे हैं। ठीक, और दूसरी इसकी जो डेफिनेशन लिखी जा सकती है वो लिखी जाती है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन 1 सेकेंड। क्लियर और नॉट है, 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस कवर करी, अभी तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं, इज कॉल्ड स्पीड।
तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं भाई? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, जो भी टोटल उसने डिस्टेंस कवर करी हो वो, अपॉन जितना भी टाइम लिया हो वो। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन या टेकन टाइम, ये आपकी स्पीड हो गई। कई बुक में जब आप देखोगे तो स्पीड को एस से डिनोट करते हैं और वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, लेकिन इन दोनों में जब अपन एनसीईआरटी को रेफरेंस बुक के फॉर्म में लें तो स्पीड को वी से ही डिनोट किया है। अब डिफरेंस क्या है उसमें? ये तो डिस्टेंस हो गया, ये टाइम हो गया। वेलोसिटी और स्पीड में ये फर्क है क्योंकि वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए या तो v को बोल्ड v के फॉर्म में, मतलब मोटा v, या फिर v के ऊपर वेक्टर लगा करके वेलोसिटी को डिनोट करते हैं, स्पीड को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो v इक्वल टू डी अपॉन टी, ये शॉर्ट में क्रैम करने के लिए, याद करने के लिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है कि एस डी फॉर वेलोसिटी स्पीड हो गया, डी फॉर डिस्टेंस है और टी फॉर टाइम है। और इसको देखिए, इसका जो यूनिट है डिस्टेंस का मीटर होता है और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए इसका यूनिट हुआ मीटर पर सेकंड। वो लॉन्गर, बड़े इसके बड़े उसमें है डिस्टेंस, बड़ा क्या कहते हैं, बड़ी वैल्यू है। जो स्मॉल वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी मीटर पर सेकंड। और मोस्टली जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, किसी किसी केस को छोड़ के सब में किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो इसके ये जब बात चल गई तो फिर एक चीज और बता देता हूं। देखिए, अगर आपको दिया है स्पीड दी है किसी की 1 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। तो देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई? 1000 मीटर होते हैं। 1 आवर में सेकंड कितने होते हैं? 1 आवर में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड। तो यहां हो गया सेकंड। अब देखो, यहां हो गया 1000 और यहां हो गया 60 इंटू 60। सो 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, मीटर पर सेकंड। यहां कितना बचा? 10 अपॉन 36, 6 is 36 मीटर पर सेकेंड। इसको क्रॉस कर दिया 5 और ये 18, इसलिए 5 अपॉन 18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो। समझ आ गई बात है? हमें ज्यादातर 90% या मोर देन 90% क्वेश्चंस में स्पीड या वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में यूज करना है। ठीक है, जब तक कि सारी चीजें आपकी बड़े यूनिट में ना दी हो। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जिसमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी है, ठीक है, और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, टाइम आवर में दिया है, तो उस केस में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर इनमें कोई भी एक ऐसा है कि डिस्टेंस मीटर में दी है, टाइम सेकंड में दिया है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करनी पड़ेगी। क्लियर? समझ गए? अब आप स्पीड देखिए, स्पीड 2 तरीके की हो सकती है। एक तो ये कि कोई अगर बाइक चला रहा है तो अपने एक्सीलेटर को उसने थोड़ा सा ऐसा पकड़ के रह गया, वो ना बढ़ा रहा ना कम कर रहा, तो उसकी जो स्पीड होगी वो बराबर चलेगा। 40 पे चल रहा है तो 40 चलता चला जाएगा। ऐसी स्पीड को अपन बोलते हैं कौन सी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी? कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। बट कोई बड़े से हॉर्न लगा के बच्चे की चिल्लाने की आवाज लगाए है, कहीं हॉर्न लगाए है, ऐसे लोग क्या करते हैं, बड़ी तेजी से वो देते हैं एक्सीलेटर, तो बड़ी तेज हो गई, फिर वो बंद हो गई, फिर उनको ध्यान आ गया, फिर तेज कर दिया। तो जब ये पर सेकंड अपने गाड़ी की स्पीड को बदलते रहते हैं, पहले मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड चल रही थी, फिर आपने 80 पे कर ली, फिर 100 पे कर लिया, कोई दिख गया उसके पीछे दौड़ा ले गया, 200 कर लिया, फिर आगे आगे देखा वो निकल गया तो फिर 30 पे आ गए। तो जब इस तरीके की स्पीड होती है तो वो कहलाती है वेरिएबल स्पीड। ठीक है, अब वेरिएबल स्पीड से अब दूसरे केस को अपन कंसीडर करो। मान लो घर से चले, घर से पहले आप एक फ्रेंड के साथ आ रहे थे, वो भी गाड़ी से था, तो आप धीमे 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 चले जा रहे बात करते करते।
वो अपनी कोचिंग चला गया, तुमने और तेज कर दिया क्योंकि तुम्हें टाइम हो रहा। यहां आए, पता लगा रहे वो तो आधा मिनट बचा है, और तेज कर दिया, अब तुम यहां आ गए। अब किसी ने पूछा तुम कितनी स्पीड से आए, क्या है आपके पास जवाब? कुछ नहीं। तब उस केस में हमें आंसर देना होगा कि ओवरऑल डिस्टेंस जो हमने कवर करी, कितने मिनट या सेकंड में कवर कर ली है, उनको, उनसे जो स्पीड निकलेगी उसको हम कह देंगे क्या, कि हम इस स्पीड से आए, और उस स्पीड को हम कहते हैं कौन सी, एवरेज स्पीड। समझ गए बात? जैसे अगर पूछेगा कि आप कितनी स्पीड से आए तो फिर पूरा कैलकुलेशन करके बताएंगे, आप जो स्पीडोमीटर में रीडिंग होती है वो देखते हैं। स्पीड आप पूछ रहा होगा तो आपकी गाड़ी रुक गई होगी, जीरो आएगी, उसमें क्या बताऊं? वो कहलाती है वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस, क्षणिक, तात्कालिक, एट ए टाइम। वो जो ऑडोमीटर बताता है, स्पीडोमीटर नहीं होता, उसको ऑडोमीटर बोलते हैं। ऑडोमीटर जो आपको स्पीड बताता है वो दैट पर्टिकुलर टाइम पे बताता है। जैसे तुमने एक्सीलरेटर कम किया फिर वापस आ गया, तो वो कहलाती है आपकी कौन सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो अब हम स्पीड के फॉर्म की बात करें, एक तो स्पीड हो गई पहली बेसिक फॉर्म। स्पीड तीन तरीके की हो सकती है। तीन तरीके की कैसी, अभी हमने दो तरीके की बता दी। एक तो आप फिक्स चल रहे, सो वो हो गई आपकी कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। एक आप बार बार चेंज कर रहे, तो वो वेरिएबल हो गई। और वेरिएबल हो गई तो बताने के लिए हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए आपको एवरेज स्पीड। सो एवरेज स्पीड निकालना बताएंगे। तीसरी चीज है कि दो लोग साथ जा रहे, दोस्त नहीं है लेकिन साथ जा रहे, तो एक ने तेज किया, एक ने भगाया 200 से और 100 से, एक ने 60 से चला रहा, या उसकी गाड़ी खराब है, 60 ज्यादा चल ही नहीं सकती। तो पर सेकंड इन दोनों में कितना डिफरेंस हो रहा है स्पीड का, तो वो कहलाती है रिलेटिव स्पीड। मतलब रिलेटिव स्पीड के बारे में हम तभी स्टडी करेंगे, तभी कैलकुलेशन करेंगे जब दो चीजें बराबर चल रही हो, दोनों चल रही हो। देखने वाला भी चल रहा है, ऑब्जर्वर भी चल रहा है, और जो परफॉर्मर है वो भी चल रहा है। जब दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं तो उस केस में कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए उन दोनों की स्पीड ना लेके उन दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। सपोज करिए एक गाड़ी आपकी 15 किलोमीटर आवर से चल रही है, एक चल रही है आपकी कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। तो अब ये कहा जाए कि पूछा जाए कि 2 घंटे में उन दोनों में कितना डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? तो अब दोनों जो चल रही हैं उन दोनों के बीच पर सेकंड मान लीजिए, पर मिनट मान लीजिए वो 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर बहुत हो गया, ये मान लो 100 मीटर का उसमें फर्क हो रहा है। और उसने पूछा 1 घंटे में कितना फर्क हो जाएगा, तो वो जो अपन ने अभी फॉर्मूला लिखा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा डिस्टेंस के लिए। तो इसमें जो स्पीड आएगी वो कौन सी आएगी, दोनों के डिफरेंस के बराबर, कि पर सेकंड पहले से दूसरा कितने रेट से दूर हो रहा है या कितने रेट से पास आ रहा है, और वो जो दोनों का डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड। समझ आ गई? वो तो दी ही रहती है, ज्यादातर रिलेटिव स्पीड के क्वेश्चंस में दी ही रहती है। हाँ, यही तो एक वो दिमाग पर रखना है कि माइनस करना है। अब आगे देखें अपन, हमने ये स्पीड बता दी, अपन ने टाइप ऑफ स्पीड लिख दिया। टाइप्स ऑफ स्पीड, नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड, और ये क्या होता है, when a body covers equal distance in equal time interval, हम टाइम इंटरवल लिख रहे हैं, लोग इंटरवल ऑफ टाइम लिखते हैं। टाइम इंटरवल the speed is known as यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म,
और वेरिएबल, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। When a body covers unequal distances in equal time interval, the speed of body is called non-uniform स्पीड। अब यहां क्या बताने की जरूरत है कि अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम इंटरवल, मतलब बराबर डिस्टेंस अलग अलग टाइम में कवर करे या अलग अलग डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करे, तो वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कहलाएगी। क्लियर? अब इसके बाद है एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड हम आपको यहां बता नहीं रहे। इंस्टेंटेनियस का मतलब है द स्पीड एट पर्टिकुलर टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, नॉट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। 5 सेकेंड, जहां 5 सेकेंड पूरा हो रहा है उस पॉइंट पे क्या थी, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्योंकि हम वेलोसिटी में वो बताएंगे, इसलिए हम स्पीड में इसको छोड़ रहे हैं। अब एवरेज, इसको सिंपली रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं। द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू टोटल टाइम। सर कवर्ड इन टोटल टाइम क्या होगा? रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड टू, रेशियो में 2 लिखा जाता है, टू टोटल टाइम टेकन इज नोन एज एवरेज स्पीड। बहुत सिंपल सी बात हो गई। तो अपन लिख देंगे एवरेज स्पीड को हम ज्यादातर ऐसे लिखते हैं, एवीजी, VAVG, और दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टाइम टू कवर दिस डिस्टेंस। अब इसमें कुछ केसेस हैं। कैसे केसेस? छोटे से 2-3 एग्जांपल बता देते हैं। नंबर 1, ए बॉडी इज कवर्ड
distance d1 in with speed of v1 d2 in with speed v2 and d3 with speed of v3. Find एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि हम एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं और कि एक कोई बॉडी है वो d1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से, d2 को v3 से, क्योंकि जब हम गाड़ी चला रहे होंगे तो हमें यही चीजें पता होंगी, कितनी डिस्टेंस कवर करी हमने, क्योंकि नीचे स्पीडोमीटर लिखा रहता है, कितनी स्पीड से करी मीटर से दिख जाता है, तो ये हमारे पास डेटा है, तब हम एवरेज स्पीड कैसे निकालें। तो अब आप देखिएगा, क्योंकि बी एवरेज जो है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आपको डिस्टेंसेस d1, d2, d3 दी हुई है, तो टोटल निकालने के लिए क्या होगा, d1 प्लस d2 प्लस d3। सो अपन लिखेंगे सिंस टोटल डिस्टेंस, ये पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको अगर ये सब दिया तो कैसे करोगे। टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, d1 प्लस d2 प्लस d3। अब देखिए हमें पता है कि स्पीड इक्वल टू जो होता है वो पहले के लिए लिख लें, v1 इक्वल टू d1 अपॉन t1, v इक्वल टू d अपॉन t से, तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा d1 अपॉन v1 होगा। सिमिलरली t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, d2 अपॉन v2, और t3 के लिए हो जाएगा d3 अपॉन t3, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर v एवरेज लिखने के लिए हम क्या करेंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3, अगर बहुत सारे हो तो एंड सो एंड vn तक, अपॉन नीचे टाइम में लिखेंगे t1 प्लस t2 प्लस t3, अगर और भी ज्यादा हो तो tn तक। फॉर्मूला बना रहे हैं अपन इसलिए, या v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 vn तक, और यहां कितना हो गया v1 अपॉन t1 प्लस v2 अपॉन t2 प्लस v3 अपॉन t3, और ऐसे ही एंड सो ऑन n तक, ठीक है। ये तो हो गया एक नॉर्मल लॉजिक कि अगर हमें बहुत सारी स्पीड, बहुत सारी डिस्टेंस दी हो तो सब की स्पीडों को प्लस कर देंगे, और नीचे स्पीड अपॉन क्या लिख रहे हैं, v1 अपन लिख दिया, यहां पे d1 होगा, d1 अपॉन t1, यहां होगा d2, t1 का है वो v1, यहां पर v2, और यहां हो गया आपका d3 अपॉन v3, क्योंकि दो ही तो दिए, t तो दिए ही नहीं ना, या t1 t2 t3 लिखा टोटल टाइम के लिए, t1, हाँ यही गड़बड़ कर दिया, यहीं से कर दिया भाई, d1 सही कह रही हो, d2 और यहाँ पे d3, ये करना है, dn तक जाएगा, सही कह रही हो, ये हम गलत लिख गए, और यहाँ हो गया। सो ये इस तरीके, यहाँ भी देखो हमने गड़बड़ लिखा है, d1 प्लस d2 प्लस d3 डॉट 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 dn। अब ये जो है बहुत सारों के लिए, अब मान लो दो है अपने पास, सिर्फ दो है हमारे पास, और दो है, और ऐसा केस है कि कोई a से b तक की डिस्टेंस मान लो d है, और ये स्पीड v1 से v2, इसने हाफ v1 से कवर किया और हाफ v2 से कवर किया। ऐसा भी क्वेश्चन होगा एमसीक्यू, एक दो पॉइंट के बीच की, जैसे दिल्ली टू कलकत्ता या ग्वालियर टू दिल्ली, फिक्स है कि नहीं है। हमने कहा कि ग्वालियर टू दिल्ली अगर 350 किलोमीटर है तो 175 किलोमीटर हमने चला एक कांस्टेंट स्पीड से v1 से 40 किलोमीटर पर आवर से मान लो, फिर चले गए हम कितने पे, यमुना एक्सप्रेस पे,
यमुना एक्सप्रेस, यहां मतलब ज्यादा ले ले, 200 ले लिया, यमुना एक्सप्रेस पे पता लगा वहां पे लिमिट है 150 की, तो बाकी का हमने 150 में चला। तो हमारी एवरेज स्पीड क्या हुई, ये निकालने के लिए एक शॉर्ट फॉर्मूला बनाते हैं। वो शॉर्ट फॉर्मूला क्या है, इसी का पार्ट है वो। अब आप देखिए वी एवरेज इक्वल टू क्या होगा, टोटल स्पीड कितनी हो गई, डी हो गई ए से बी तक की, आधी कितने से चले, B1 से, तो टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो कितना हो गया D अपॉन B1 और हाफ है इसलिए 2D/2 है ना, तो ये हो गया प्लस D अपॉन 2B2, समझ रहे हैं? मतलब ये सिर्फ उसी केस में लगेगा जब बराबर बराबर आधी आधी डिस्टेंस 2 बार कवर करी हो, तब ये फॉर्मूला लगेगा, सब में मत लगा देना। तो ये हो जाएगा बी एवरेज इक्वल टू, ऊपर है डी, नीचे देखो हमने कॉमन लिया, एलसीएम लिया, तो टी 2V1V2 होगा, दोनों का मल्टीप्लाई नीचे वाले का है, तो इन दोनों को लेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा डी प्लस डी, ऊपर डी प्लस डी, क्योंकि नीचे सॉरी अरे यार डी B2 प्लस डी V1, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, डिवाइड कर रहे तो ऊपर क्या है डी है और नीचे कितना हो गया बी, यहां B1B2 ऊपर पहुंच गया 2V1V2 और हो गया B1 प्लस B2 और डी आ गई बाहर, देख लो जरा, इन दोनों में से डी बाहर ले लिया है, तो ये बचा B1 प्लस B2 इधर नीचे और ये पहुंच गया ऊपर, डी से डी कट गया, तो क्या आ जाएगा बी एवरेज इक्वल टू आ जाएगा 2V1V2 अपॉन B1 प्लस B2। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, कब, किस केस के लिए, जब एक डिस्टेंस में आधी डिस्टेंस किसी अलग स्पीड से चले और आधी किसी अलग स्पीड से चले, तो एवरेज स्पीड क्या होगी, तो उस केस में हम दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देंगे, सम से डिवाइड कर दें, फट से टिक कर देंगे। समझ आ गई बात है? तो ये भी नोट कर लो। ये भी समझिए क्या, ये एवरेज स्पीड के इक्वल आपने डी अपॉन डी, तो ठीक है, अपॉन में जो डी अपॉन 2V1 लिखा वो समझ नहीं आता, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना है, डिस्टेंस आधी है तो डी अपॉन 2 तो हो गई, और ये फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा जब आधी आधी स्पीड कवर करते हैं, अलग अलग होगी तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। या स्पेशल केस करके लिख सकते हो आप, हेडिंग डाल लीजिए स्पेशल केस, और स्पेशल केस में लिख लो व्हेन हाफ डिस्टेंस, ईच हाफ डिस्टेंस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, तब ये then each half distance covered by different speeds, then average speed equal to, तब ये करो। अगर ये ऐसा दिया हो कि 5 मीटर 3 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में, इस तरीके से अगर डेटा दिया हो तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं है, टोटल डिस्टेंस को प्लस कर लो, टोटल टाइम को डिस्टेंस कर लो। केस दो ही बनेंगे, या तो डिस्टेंस और स्पीड दी है, या फिर स्पीड और टाइम दिया कि 5 सेकंड तक 2 मीटर पर सेकंड से अगले 5 इतने सेकंड से इतने सेकंड से, इस तरीके का दिया, तब दूसरा केस बनेगा। सो दूसरे केस में
देखो आपने एक कॉल कर दिया कहां पर? T3 is equal to T3 upon T3 वहां पे B3 होगा। हाँ B3 होगा, कहीं बोलते बोलते हो जाता है। इसको करेक्ट कर लो अगर वहां लिख दिया हो T3। सेकंड, एवरेज स्पीड of a body if body moving with v1 speed for time t1 v2 for t2 and v3 for t3 for time t3। अरे फॉर लिख दे काफी। Can I rub downside? एक सेकंड। Downside this. हाँ सर इसमें बस ये हो जाएगा टाइम आ जाएगा और मल्टीप्लाई का आएगा। हाँ, तो in this case since speed v equal to distance upon time, so distance equal to speed into time। ठीक है, अपन लिखेंगे सिंस बी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो अपन इससे निकाल लेंगे, अब यहां लिखेंगे सिंस d1 इक्वल टू b1 इंटू t1, d2 डिस्टेंसेस इन t1 t2 एंड t3। तो ये हो गया d1, d2 कितना होगा b2 इंटू t2 और d3 कितना होगा b3 इंटू t3। तो आप टोटल डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा d1 प्लस d2 प्लस d3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। क्लियर दिया है वो तो सीधा सीधा प्लस हो जाएगा, बट यहां क्या हो जाएगा b1 t1 प्लस b2 t2 प्लस b3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। अब इसमें भी एक स्पेशल केस कि कोई ऑब्जेक्ट बराबर टाइम में जैसे मान ली 10 सेकंड में कोई डिस्टेंस को कवर किया है, एक 5 सेकंड में उसने 10 मीटर पर सेकंड से अगले 5 सेकंड में 15 से किया, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? अपन लिख देंगे इफ स्पेशल केस if speed b1 and b2 are for time t1 and t2 और क्या है कंडीशन है कि t1 t2 के इक्वल, तब एवरेज स्पीड क्या होगी? तब देखो एवरेज स्पीड हो जाएगी, स्पीड क्या है भाई v1 v2 है तो अपन डिस्टेंसेस लिखेंगे। सो d1 इक्वल टू हो जाएगा v1 इंटू टी, ये दोनों t1 और t2 t के इक्वल है। ठीक है, तो हमने लिख दिया v1 इंटू टी और d2 कितना है v2 इंटू टी।
क्योंकि हाफ टी है, तो अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इतना हो जाएगा d1 प्लस d2 अपॉन t1 प्लस t2। अब इसमें वैल्यू रखा अपन ने, सो ये कितना हो गया, देखो यहां हो गया b1t प्लस b2t अपॉन t प्लस t। d1 d1t d2t क्या कर दिया, बताओ क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम इसको इस पर रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहां ले लेते हैं, यह हो गया v एवरेज इक्वल टू v1t प्लस v2t और यहां हो गया t प्लस t। सो ये हो गया t बाहर निकल के आ गया, यहां v1 प्लस v2 आ गया और नीचे हो गया 2t, t से t कैंसिल हो गया। तो इस केस में एवरेज स्पीड जो होगी v1 प्लस v2 अपॉन 2, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब टाइम इक्वल हो, आधे आधे टाइम के लिए चल रहा हो, स्पीड अलग अलग। सर एक बात बताओ कि इसमें जो है डिस्टेंस 3 था, लेकिन यहाँ पर भी आपने 2 ही कर दिया। 2 के लिए फॉर्मूला बना रहा है, 3 के लिए तो 3 के लिए तो ये बना रखा है ऊपर ही, 3 के लिए तो ऊपर ही बना रखा है, ये 3 और मोर के लिए ये पहले से। और नॉर्मली एमसीक्यू में 2 स्पीड देके एवरेज स्पीड पूछते हैं, चाहे वो नेशनल ओलंपियाड हो, चाहे आपका और कोई छोटा मोटा एग्जामिनेशन हो, या फिर आपके बोर्ड वाले जो हैं वो मतलब स्कूल वाले, वो जरूर 2-3 दे देते हैं ताकि सारी जितने भी प्रोसेस हैं उनको आप प्रैक्टिस कर सकें। नीचे से दबा, नीचे से नीचे